नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। बंगाल का चुनाव जरूर हो गया, लेकिन मोदी शाह के परेशानियों का दौर खत्म नहीं होता। ज्ञानेश कुमार पर तलवार लटकना जारी है। कब तलवार गिरेगी और खट सीधे उनकी, वो आपने देखा है, लौकी और कद्दू बेल पर लगे होते हैं। जैसे ही गिरी, खच, कद्दू नीचे, फट गया, लौकी गिरी, फट गई। ये प्रक्रिया इसलिए मैं बता रहा हूं, सरकार तो भाजपा की बनेगी, लेकिन जिस दिन छीजा लेदर और कुर्सी जाएगी या जेल जाने की नौबत आएगी, उस दिन ज्ञानेश कुमार की है। उन अधिकारियों की आएगी जो भी आंख मूंद के साइन करते हैं। हालांकि सारे आईएएस आईपीएस आंख मूंद कर ही साइन करते हैं। अगर वो पूरी बात पढ़ लें, कभी साइन नहीं करेंगे। मेरे कई मित्र हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि जो बाबू आता है या जो अधिकारी आता है या जो तुम्हारा स्टेनो आता है, वो पेज पलटता जाता है खटखट, बोले अगर पढ़ लूंगा तो साइन नहीं कर पाऊंगा। ये सच है। यही ज्ञानेश कुमार करते चले जा रहे हैं। अब अभिषेक बनर्जी ने कहा मुझे तो सीसीटीवी दे दो। पहले इन्होंने ये कहा था मैं 45 दिन के बाद रखूंगा, उन्होंने तीसरे दिन मांग लिए। अब ये कह के नहीं बच सकते कि हम नहीं देंगे। और ज्ञानेश कुमार एक झूठ नहीं, अब तक 200 झूठ हम ज्ञानेश कुमार के गिना सकते हैं, अगर दर्शकों को सुनने की गुंजाइश हो। लेकिन चूंकि समय कम है, एक झूठ बता देते हैं। सितंबर में राहुल गांधी ने बड़े खुलासे किए, तब ज्ञानेश कुमार ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार के दिन करके ये कहा था, सर को याद होगा, कि अगर 8 दिन में राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया तो मैं एफआईआर करा दूंगा। मैं उस एफआईआर की कॉपी ढूंढ रहा हूं पिछले 8 महीने से। अगर किसी साथी को मिल जाए तो मुझे जरूर भेज दें। राकेश सर, ये पूरा जो मामला आज हुआ है और पूरा कल से जो भूचाल कटा हुआ है कि जितनी एसआईआर में वोट कटे उतने ही वोटों से विधानसभा हारे हैं, और ऐसी विधानसभाएं 176 है, थोड़ी बहुत नहीं है। लेकिन मैं फिलहाल तो वो ये कह रहे हैं 100 का दे दो हम। अगर डेटा सामने आया तो क्या जवाब देंगे, और नहीं दिया तो क्या सर्वोच्च अदालत दिलवाएगी? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी से ज्यादा चुनाव आयोग के गले की हड्डी बन गया है। वो जो आप खतरे की तलवार लटकने की बात कर रहे हैं, वो तलवार मोदी शाह पर बाद में लटकी है, आयोग के सिर पर लटक गई। कितने दिनों से, कितने महीनों से केंद्रीय चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर हर वो काम कर रहा है जो कानून की पोथी, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसमें सबसे बड़ी जो कारगुजारी है वो एसआईआर है। आपने उसके जरिए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में जो चाहा सो किया, लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, ये ममता बनर्जी हैं, उनके सामने अब इस मुद्दे के जरिए बीजेपी को जिता देना आयोग पर भारी पड़ रहा है। देखिए, अभिषेक बनर्जी ने जो कुछ कहा कि आप 100 सीटों के सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। आयोग ने हरियाणा चुनाव के बाद जैसे ही संकट आया था, लगा कि कांग्रेस हारने के बाद सीसीटीवी फुटेज मांग रही है, ये मांग बढ़ रही है, उन्होंने तुरंत नियमों में बदलाव कर दिया। देखिए किस तरह खिलवाड़ होता है। देश इंतजार कर रहा है, विपक्ष की पार्टी मांग रही है कि सीसीटीवी फुटेज दे दिए। आयोग ने नियम ही बदल दिए कि 45 दिन के बाद हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, डिलीट कर देंगे। क्यों भाई? और अचानक नियम बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आपने ठीक कहा कि अभिषेक बनर्जी ने तो तीसरे दिन मांग ली, उसी दिन देखा जाए तो दूसरे दिन मांग लिए, दे दीजिए, अभी तो डिलीट भी नहीं हुए। आज मैं संयोग से टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर 4 मई को कम से कम 70-80 से और 100 से ज्यादा ऐसे मतगणना केंद्र थे जहां पर 2-2:30 बजे के बाद टीएमसी के किसी भी काउंटिंग एजेंट को, पोलिंग एजेंट को, जो प्रत्याशी की तरफ से मतगणना अभिकर्ता था, उसे वहां रहने नहीं दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मार पीट कर भगा दिया। जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं वे मूक दर्शक बने बैठे रहे। बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और लोगों को भगा दिया गया।
इसके बाद अगर आपको याद हो कि चुनाव जी सर, ममता बनर्जी ने तो खुद कहा है कि मैं महिला होकर मुझे लात मारी गई है। हम उन्होंने और लोगों की तो बाद में चर्चा करें। अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि मुझे लात मारी गई, तो सर फिर किसका प्रूफ चाहिए? और वे ये भी कह रही हैं कि उनके पास तो वैध आईडी था, वे तो प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद मतगणना केंद्र पर उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। हमारा कहना यह है कि सारे आरोप गलत हैं, झूठे हैं, निराधार हैं। हारी हुई पार्टी का विलाप है, रोना धोना, मान लिया। तो चुनाव आयोग खुद को सही साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे, इसमें कौन सी आफत आने वाली है? आजकल के इस डिजिटल युग में अब तो एआई का जमाना है। चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में जितनी जानकारी, जो फुटेज चाहे, सरकार और ईसीआई, सरकार की भूमिका नहीं है, ईसीआई चाहे तो तुरंत रिलीज कर सकती है। पूरा देश आंखें खोलकर देख ले किस मतदान केंद्र पर उधम हो रहा है, कहां मारपीट हो रही है, कहां अधिकारियों ने मतगणना रोक दी है। 2 विधानसभा क्षेत्र बताए हैं कीर्ति आजाद ने, जहां पर पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने टीएमसी के प्रत्याशियों की जीत की घोषणा कर दी थी। उसके बाद बवंडर हुआ, ऊधम हुआ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशी को वहां से मार भगाया गया और बीजेपी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। तो ये जो गले की हड्डी है निर्वाचन आयोग के सामने, वो अंततः फंदा बनेगी बीजेपी के गले में। क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आए, सचमुच में ये आरोप सही साबित हुए कि अधिकारियों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के प्रत्याशियों को मारकर भगा दिया था चुनाव मतगणना केंद्रों से, गिनती रोक दी गई थी, कहीं कहीं लाइट बंद कर दी गई, कहीं घोषणा के बाद परिणाम बदल दिया गया, तो ये दृश्य जब देश के सामने आएंगे, तब तो देश को समझ में आएगा कि ये चुनाव सचमुच में एक तरह की लूट था, डकैती थी लोकतंत्र पर, जनादेश पर। दो सबूत एक विधानसभा का आपके सामने रखने जा रहा हूं, चुनाव आयोग की वेबसाइट से, जो मैंने अभी थोड़ा इधर उधर किया, वो यही कर रहा था। एक विधानसभा सीट है अलीपुर द्वार, वेस्ट बंगाल की, 12 नंबर, और कोई मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूं। उसमें सर 2 अंतिम चरण के जो राउंड हैं, 23 और 24, आप तो कई मतगणना कवर की हैं, अंदर रह के कवर की हैं। जब 500-600 वोट रह जाते हैं तो एक ही चरण में कर दिए जाते हैं, वो दूसरे चरण में नहीं किए जाते। तो सर देखिए, ये आपके समक्ष स्क्रीन में फुल कर देता हूं, ये 23वां राउंड है, और सर वोट कितने गिने गए? 645। ये हमने आपको दिखाया 23वां राउंड। अब इसके बाद सर 24वां राउंड और है, एक अंतिम राउंड। उस अंतिम राउंड में गिने गए, अभी स्क्रीन पर आपके, ये 24वां राउंड है। 24वें राउंड में अंतिम में गिने गए सर 660 वोट। आपको मालूम है, आप तो जानते हैं कि 10,000 वोट 11,000, 12,000, 13,000 तक एक राउंड में गिने जाते हैं। तो दोनों राउंड अलग अलग क्यों किए गए, और 660 और 600 वोट क्यों गिने गए? क्या ये पर्पज था? जबकि लास्ट स्टेज तो जल्दी करने की होती है। इन छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। ये तो राउंड की बात हो गई, कितने राउंड की गिनती के बाद गिनती रोक दी गई। खुद ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे 30,000 वोटों से आगे थी, बाद की गिनती रोक दी गई, फिर मनमाने तरीके से उपद्रव खड़ा करके परिणाम को अपने हिसाब से कर लिया गया। हमें नहीं पता उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसका सबूत तो सीसीटीवी फुटेज ही दे सकता है। और इसमें क्या गोपनीयता है, क्यों छुपाना चाहिए? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो अच्छा है ना, ममता बनर्जी की बोलती बंद कर दीजिए, उनके आरोपों को पूरी तरह खारिज करवाने के लिए सबूत पेश कर दीजिए। और आप तो चरणबद्ध गिनती की बात कर रहे हैं। गिनती के दिन आयोग ने अचानक ये फैसला किया कि बंगाल में मतगणना पहले ईवीएम से होगी और डाक मतपत्र बाद में गिने जाएंगे। क्या ऐसा किसी और राज्य में हुआ? हमेशा डाक मतपत्र पहले गिने जाते हैं, उनकी गिनती शुरू हो जाती है,
थोड़े बहुत गड्डी बनना शुरू हो जाती है, एक आध राउंड गिन जाता है, तब तक फिर ईवीएम मशीनें खुल जाती हैं। क्या किसी अंतर को पाटने के लिए ये जो आखिरी के 2 राउंड आप बता रहे हैं, ये या डाक मतपत्रों की गिनती, ये सब उसी मंशा से की गई कि अगर थोड़ा बहुत अंतर बचे तो उसे इसके बहाने से पाट लो। सर कुछ चीजें हम ममता बनर्जी के भवानीपुर की आपको दिखाना चाहते हैं चुनाव आयोग की, ताकि दर्शक भी समझें और हम बड़ी बेबाकी से बात कह सकें। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी क्या और अनपढ़ को क्या, वो सब बातें पुरानी हैं। ये सर ममता बनर्जी की सीट है जी। एक सेकंड में थोड़ा सा भी ऐड कर दूं। कोई बात नहीं, ये उनकी सीट है और ये है, हम जो आंकड़े ले रहे हैं उनके 16 नंबर राउंड से। 16 नंबर राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी को 48,414 वोट मिले थे और ममता बनर्जी को 51,343 टोटल। और उसके बाद इकाई शुभेंदु अधिकारी को वोट मिलते हैं 5500, ममता बनर्जी को 2000। इसके बाद पहुंचते हैं 17 नंबर राउंड में। यहां शुभेंदु अधिकारी को मिलते हैं 6,568 वोट और ममता बनर्जी को सर ये दिखाई दे रहे हैं 896 वोट। क्या इतना अंतर हो सकता है एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक सामान्य में? और यहां दोनों का आंकड़ा जो है वो सर यूं करके हम बड़ा करके आपको दिखा दें वोटों का, ये आंकड़ा आ गया 53,932 और 53,369, मतलब बराबर हो गए। अब इसके बाद 17वां नंबर के बाद अब आया अगला राउंड, ये 18 नंबर, और 18 नंबर में फिर मिला उन्हें 6,285 और ममता बनर्जी को मिला 1,517 वोट और 6,000 वोटों से शुभेंदु अधिकारी यहां आगे हो गए, बढ़ गए। अब इसके बाद सर आया अगला राउंड, मैं ये दर्शकों को 19वां, और शुभेंदु अधिकारी को फिर मिले 6,151 वोट और ममता बनर्जी को मिले सिर्फ 2,000 वोट। अब आया सर 20वां राउंड अंतिम, और यहां नहीं 19वां और रह गया अभी 19वां, उन्हें फिर 6,000 मिले और अब अंतर हो गया 11,000 का। और 11,000 के बाद 20वें राउंड में मिले उन्हें वोट 527 और यहां जाके अंतर हो गया टोटल मिला के 15,000 का। ये है सर आंकड़ा, ये मैंने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है ताकि सच्चाई कैसे 4 राउंड में, वो झूठ नहीं बोल रही है कि इकाई क्या तब्दीली हुई जो मैं जीतती जीतती हार गई। देखिए संयोगवश किसी क्षेत्र विशेष में कहीं किसी प्रत्याशी की अपनी पकड़ हो, उसका कोई जाति समूह वहां पर हो, उसके समर्थकों की रिहाइश हो वहां पर, कई बार ऐसा होता है, किसी एक आध राउंड में कहीं कहीं होता है। लेकिन इतना अंतर अचानक बढ़ना शुरू हो जाए और वो ऐसा हो कि एक तरफ 500 और दूसरे को 6,000, आमतौर पर ऐसा अंतर बहुत कम होता है। लगातार 7 राउंड मिला सर, लगातार 7 राउंड, तो ऐसा बहुत कम होता है। हमें नहीं पता कि इसमें क्या सच्चाई है, लेकिन ये सब पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस सब को पारदर्शिता के साथ देश और समाज के सामने रखने का एक ही तरीका है कि वोटों की गिनती, मतगणना केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज, वहां का पूरा घटनाक्रम एक एक मिनट देश के सामने आ जाए। एक और मजेदार बात अभी आई है सामने, 1-2 सीटों पर ऐसा भी हुआ कि पहले जो डाक मतपत्र गिन लिए गए, पहले यानी मशीनों की गिनती के बाद, हाँ गिन लिए गए, फिर लगा कि कुछ अंतर में गड़बड़ हो सकती है, तो दोबारा उन गड्डियों को खोला गया और उसमें कहीं निशान ऊपर नीचे के बहाने कुछ मतपत्रों में ये बताकर कि ये इसमें खामी है, गलत जगह निशान लगा है, यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए, और ऐसा कहकर किसी खास प्रत्याशी के हक में पहले गिन लिए गए डाक मतपत्रों को माइनस कर दिया गया। इसके भी सबूत हैं सामने। कई प्रत्याशियों ने 2 या 3 विधानसभाओं के तो सामने आ चुके हैं कि उनके डाक मतपत्र पहले जितने गिन लिए गए थे रख दिए गए थे गड्डी बना के, बाद में उन्हें दोबारा खोलकर इस बहाने से कम कर दिया गया, रिजेक्ट में डाल दिया गया कि इसमें निशान गलत लगा है, बीच में लगा है, ऊपर नीचे तो समझ में नहीं आ रहा किसके पक्ष में है, तो इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाए, या दूसरे के पक्ष में डाल दिया गया।
एसआईआर में जिस तरह से नाम हटे उस पर जरूर एक बात करेंगे हम। आपका एक सवाल ले लें कि किस तरह एक प्रत्याशी के साथ आयोग ने क्या किया था और किस तरह उसको राहत मिली और किस तरह वो चुनाव जीता, उसकी बात जरूर करेंगे जी। सर, एसआईआर पर जो हुआ और एसआईआर की वजह से कई सीटों पर जितने एसआईआर में वोट कटे उतनी वोटों से हार जीत हो गई। तो जो सर्वोच्च अदालत ने वादा किया था ममता बनर्जी से, वो अपने वादे पर खरे उतरेंगे? चुनाव पोस्टपोन्ड होगा? बड़ा देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। जो आप अग्नि परीक्षा की घड़ी सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना याद दिलाना है कि आपके सामने नामांकन के दिन एन एक दिन पहले फरक्का विधानसभा का एक कांग्रेस प्रत्याशी फरियाद लेकर आया था। उसने बताया कि उसका नाम ही काट दिया गया है, सूची में से वो मतदाता ही नहीं रहा, जबकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी है, कैसे चुनाव लड़ेगा। आयोग ने कहा कि चलिए आप जाइए ट्रिब्यूनल में, हम कहते हैं आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। उसके पास सब सबूत थे, सब कुछ था। उस प्रत्याशी का नाम नामांकन के दिन मतदाता सूची में आया, जिसके बिना कोई व्यक्ति आवेदन ही नहीं कर सकता, नामांकन पत्र नहीं भर सकता। नामांकन भरने के आखिरी दिन उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ, उसने अपना पर्चा भरा और अंततः वो व्यक्ति चुनाव जीत गया। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता और या उसकी सुनवाई समय रहते नहीं हो पाती, तो जिसके पास एक वैध मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, मतदाता होने का, भारत के नागरिक होने का, सारे प्रमाण जिसके पास हैं, वो निर्वाचित होने के सौभाग्य से वंचित हो जाता, उसका जवाबदेह कौन होता है? अब उसमें जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जो अपन कल नाम सोच रहे थे, तार्किक विसंगति, तो इस तार्किक विसंगति में ऐसे लोगों के नाम उड़ गए हैं जिनके पास पासपोर्ट तक है। अब बताइए, पासपोर्ट तो ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से कोई फर्जी भी नहीं बना सकता। आप वोटर कार्ड, आप ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी बनवा सकते हैं, बनते ही है बहुत सारे लोगों का। किसी भी तरह का आप आइडेंटिटी कार्ड फर्जी बनवा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट आसानी से नहीं बनता। फर्जी पासपोर्ट भी बनते हैं इस देश में, बहुत लोग ऐसे पकड़े जाते हैं, तस्कर हैं, अपराधी हैं, फर्जी पासपोर्ट बनवा कर और असली पासपोर्ट पर भाग गए बहुत सारे सेठ लोग, अपने मेहुल भाई, विजय माल्या और कौन कौन असली पासपोर्ट पर भागे हैं वे। तो पश्चिम बंगाल में भी असली पासपोर्ट वालों को नागरिक नहीं माना आपने, भारतीय नागरिक नहीं माना। भारतीय नहीं माना इस नाते उन्हें मतदाता नहीं माना गया। और ऐसे कितने लोग हैं, 100-200 नहीं है, 27 लाख लोग हैं इस तार्किक विसंगति का शिकार। और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेला है, अगले साल फिर आ जाइए, चाट पकौड़ी तो खाना है। इस बार वोट नहीं डाल पा रहे तो अगली बार डाल लीजिए। क्या अपने वैध मताधिकार से वंचित हो जाना किसी मेले ठेले में जाने से वंचित होने की तरह? ये कोई माघ का मेला है? ये कोई भिंड की नुमाइश है? ग्वालियर का व्यापार मेला है कि हर साल लगेगा, अगले साल आ जाना, हरिद्वार वाले की चाट खा लेना, झूला झूल लेना झूला सेक्टर में जाकर? ये 5 साल में एक बार आने वाला चुनाव है और जिसमें हर भारतीय को, हर सच्चे नागरिक को, हर वैध मतदाता को वोट डालने का अधिकार है। अदालत के पास कोई अधिकार नहीं कि वो उससे ये कह सके कोई बात नहीं, इस बार नहीं डाल पा रहे तो अगली बार डाल देना। और इस बार उस एक व्यक्ति के, उस एक जैसे 27 लाख लोगों के वोट न डालने से एक राज्य में उस राज्य की जनता अपनी इच्छा की सरकार नहीं चुन सकी, अगली बार चुन लेना। ये कौन सा लोकतंत्र है? इसलिए उस अंतिम विषय पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये अंतर, हार जीत का अंतर सूची से हटाए गए लोगों की संख्या से कम होगा, यानी जितने लोग हटाए गए उससे कम वोटों से अगर हार जीत होती है, तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? अब कितनी सीटों पर आंकड़े सामने आ चुके हैं कि जितने नाम हटाए गए थे उससे कम वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है। अर्थात अगर वे नाम नहीं हटे होते तो परिणाम हो सकता कुछ और होता। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि वे एक विधानसभा में 25,000 नाम हटाए गए थे और बीजेपी में 15,000 से जीती है, और ये 25 नहीं हटते तो बीजेपी
हार जाती, ये भी तो हो सकता है बीजेपी इस 25 को मिलाकर 25 और 15 40,000 वोटों से चुनाव जीतती, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन वोट देने का अधिकार तो मिलता उन्हें। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में भी ये गेंद, वो सुनवाई करे और जहां हार जीत का अंतर हटाए गए नामों से कम है, वहां क्या पराजित प्रत्याशी को विजयी घोषित किया जाएगा? रनर अप को विनर घोषित करेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या अब इस देश में ऐसा भी होने वाला है? कायदे से तो इतनी गड़बड़ियों के सामने आने के बाद बंगाल का पूरा चुनाव ही संदेह के घेरे में है। और जैसा कि कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि ये जनादेश नहीं है, जनादेश की लूट है। जी सर, ये लूट रुकेगी कैसे? बस छोटा सा कमेंट, ऐसे अगर चलता रहा तो रुकेगी कैसे? कल बंगाल था, आज उत्तर प्रदेश होगा, परसों उत्तराखंड होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होगा, केरल होगा, कर्नाटक होगा। अगर सबका बीजेपी नंबर का है। 15% वोट आ गया केरल में, तो वो 30 में कब तब्दील हो जाए, वो 45 में कब तब्दील होगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, ये लूट कब रुकेगी कोई नहीं जानता। और ये इस वक्त रुकना इसलिए भी मुश्किल सा लग रहा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को, सरकारी एजेंसियों को, स्वायत्तशासी निकायों को, चुनाव आयोग जैसी संस्था को, सुप्रीम कोर्ट तक को एक तरह से अपने हित में खड़ा कर लिया है। इसलिए अब बहुत कम उम्मीद बचती है कि ये जनादेश की, लोकतंत्र की लूट रुकेगी। ये लूट सिर्फ तब रुकेगी शिव कुमार जी, जब इस देश की जनता खुद लाठी लेकर खड़ी हो जाएगी कि हम एक भी वोट लुटने नहीं देंगे, एक भी ऐसे वोटर का हक मारने नहीं देंगे जिसे वोट देने का हक है। वो किसे दे, ये उसका अधिकार है, लेकिन सरकार और आयोग इस तरह लाखों करोड़ों लोगों को वोट डालने से नहीं रोक सकती। जब इस भावना और भाव के साथ जनता खड़ी होगी तभी ये लोकतंत्र और संविधान बचेगा, तभी हमारी ये चुनाव प्रणाली पारदर्शी रूप से भरोसा हासिल कर पाएगी। जी चलिए सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है दर्शकों को। इस वीडियो को देखें, आगे बढ़ाएं। फिलहाल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।